फ्रेंड्स, मैं मुकुल केसरी आपके लिए पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदया, लोकसभा के एक प्रश्न में यह कहा गया था, हमारी आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने यह कहा था कि क्या नैतिक रूप से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर जो महिलाएं, जो लोग हमारे समाज के शिशुओं को, हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज की गर्भवती महिलाओं को जो बेसिक केयर देने का काम करते हैं, जो प्राथमिक केयर देने का काम करते हैं, जो उनको गाइड करने का काम करते हैं, क्या यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके हितों को देखें? क्या इस देश में, जो इतना बड़ा देश है, जिसमें करीब अभी मैंने यहाँ पर एक फिगर पढ़ी थी कि लगभग 3,65,44,000 बच्चों की देखभाल करने वाली ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, क्या हमारा नैतिक धर्म नहीं बनता है कि हम इनके हितों को सुनिश्चित करें, इनके हितों पर चर्चा करके जो इनकी मेहनत है इनको उसका सही मानदेय देने का काम करें? मेरा मानना है कि यह अत्यंत ज़रूरी है कि हम इस दिशा में चर्चा करने का काम करें और इस पर ज़रूर कोई ना कोई सार्थक पहल निकल कर आएगी। मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या दशा है, इस पर भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए और इस पर थोड़ा प्रकाश हमें ज़रूर डालना चाहिए। आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरी तरह से ओवरवर्ल्ड हैं, यानी कि उनके ऊपर कामकाज का बोझ बहुत ज़्यादा है। उनको उसके बदले में जो मानदेय दिया जाता है वह कहीं ना कहीं उसके सापेक्ष पूरी तरह से भी सही नहीं बैठता है। वे क्या क्या करती हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि चाहे गर्भवती महिलाओं को पोषण देने की बात हो, चाहे नवजात शिशु को पोषण देने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा देने की बात हो, टीकाकरण की बात हो, या उसके अलावा भी तमाम और काम आते हैं। जैसे कि इनको 12-12 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। इनमें कौन कौन से रजिस्टर हैं? सर्वे रजिस्टर हो गया, एक उन्मुक्ता यानी कि इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हो गया, वे इसे भी मेंटेन करते हैं। ANC रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। एक रेफरल रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन करते हैं और उसके साथ साथ विजिटर बुक को भी मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें 10वीं पास किए हुए हमारे ये वर्कर्स करने का काम करते हैं और इनको भुगतान क्या मिलता है? 4,000 रुपया, 2,250 रुपया एक हॉनरेरियम मिलता है। यह कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। उसके साथ साथ इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स को तमाम और कामों में लगा दिया जाता है जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है, और जायज़ सी बात है कि जब ज़रूरत पड़े तो फिर अपने बीच के ही लोग जो अपने साथ काम करते हैं उनको आगे बढ़कर के सरकार की मदद करनी चाहिए। और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएँ बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं, ये हमेशा आगे आकर काम करते हैं। पल्स पोलियो जैसे प्रोग्राम को आज हम इस देश में बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। इनसे पहले वाले मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज हम यह बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पोलियो से हमारे देश को छुटकारा मिला है और अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, बराबर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे ऐसा कोई केस ना आए। विटामिन ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, इसको भी ये ही आंगनवाड़ी वर्कर्स सहायिकाएं कर रही हैं। मेरा यह मानना है कि इस पर पुनः हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है कि इनका जितना भी काम है, जो भी ये मेहनत करते हैं, उसके सापेक्ष क्या हम इन लोगों को उतना सम्मान देने का काम कर रहे हैं या नहीं। एक और बड़ी शिकायत इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी जिन बिल्डिंग्स में वे काम करने जाते हैं या जिन सुविधाओं के अंतर्गत रहकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं काम करती हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ नहीं है, वह अच्छा नहीं है। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर से तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, कटेहरी ब्लॉक्स है, जलालपुर ब्लॉक है, भियावा ब्लॉक है, टांडा है, अकबरपुर ब्लॉक है, गोसाईगंज में तारून ब्लॉक हो गया और गोसाईगंज पर
हमारे 3 ब्लॉक हैं उधर से भी सभी लोग आकर इस बात पर चर्चा जरूर करते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तमाम जगहों पर बिजली नहीं है। मैं अभी कुछ फिगर्स भी दूंगा। तमाम जगहों पर सही तरह से बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है। महोदय, आज़ादी के समय देश में बड़े राज्य थे जिनका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक सत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से किया था, परंतु आज़ादी के बाद कई छोटे राज्यों का निर्माण हुआ जिन्होंने काफ़ी प्रगति भी की और प्रगति के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत किया। इसका एक उदाहरण गुजरात राज्य है, जो कि तब के बम्बई प्रांत से अलग होकर बना, जिसने न सिर्फ आर्थिक रूप से प्रगति की बल्कि अपनी संस्कृति को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्यों का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हुआ और आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों के निर्माण के उपरांत इन राज्यों ने काफ़ी प्रगति भी की है, परंतु देश में नए राज्यों की मांग अभी भी जारी है और इस मांग के लिए समय समय पर जन आंदोलन भी होते रहे हैं। इन नए राज्यों की मांग में बुंदेलखंड राज्य की मांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड राज्य की मांग स्वतंत्रता पूर्व की मांग है। इस हेतु फरवरी 1993 में टीकमगढ़ में बुंदेलखंड प्रांत निर्माण सम्मेलन आयोजन किया गया और उसके उपरांत लगातार पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग होती रही है। महोदय, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग का प्रमुख आधार विकास है। ब्रिटिश काल में ऐतिहासिक कारणों से बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य राज्यों के मुकाबले आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया और आज़ादी प्राप्ति के उपरांत 2 राज्यों में बुंदेलखंड का विभाजन हो गया। संभवतः 2 राज्यों में विभक्त होने वाला बुंदेलखंड देश का एकमात्र क्षेत्र है। इन सभी कारणों के समग्र प्रभाव के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी इस क्षेत्र का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से अन्य राज्यों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त जहां अन्य राज्यों का विभिन्न आधार पर निर्माण हुआ और उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति की, वहीं अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया, परंतु बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में भी जगह नहीं मिल पाई है और बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के समक्ष अपने अस्तित्व को बचाने का संकट पैदा हो गया। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके पश्चात बनाए गए छोटे राज्यों के सर्वांगीण विकास के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बुंदेलखंड के आर्थिक विकास और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु एवं बुंदेलखंड राज्य के संबंध में जन भावनाओं को देखते हुए इस मांग को पूरा करने के लिए बुंदेलखंड राज्य का निर्माण अति आवश्यक है। इस हेतु आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि नवीन छोटे राज्यों के निर्माण और संभावनाओं की तलाश हेतु लघु राज्य निर्माण बोर्ड का गठन किया जाए। महोदया, मेरा मानना है कि सदन के तमाम जितने भी सांसद यहाँ हैं, आए दिन उनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का एक जत्था जरूर आता होगा मांगे करने के लिए कि उनकी जो कार्य व्यवस्था है, जो उनका मानदेय है, इनको और सुदृढ़ किया जाए और उनके हकों की व्यवस्था की जाए। महोदया, मेरा यह मानना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाएं ये हमारे देश की 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 10 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार 3 से 6 वर्षीय बच्चों को प्री स्कूल कंपोनेंट यानी कि स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा दी जाती है उसको दिलाने का काम भी करते हैं। यह बहुत ही बड़ा काम है और मेरा मानना है कि यह देश की प्रगति में जो सबसे बेसिक काम होगा, सबसे निचले पायदान पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ करने की ज़रूरत होती है, वह हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं जरूर करती हैं। इसलिए उनके हितों को देखना और उनके हितों को सुरक्षित रखना यह हम लोगों के लिए अति अनिवार्य है कि यह सदन उस पर जरूर विचार करे और चर्चा करे। चर्चा करने के बाद हम एक ऐसे निष्कर्ष पर निकले जिससे कि हमारे समाज की बुनियाद को जो मजबूत करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में और उनके कार्यों के लिए सही धनराशि या सही तरीके से उनको कंपनसेंट न कर सके। महोदया, मेरा यह मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में और ख़ास तौर से आंगनवाड़ी के लिए जो कई स्टडीज़ निकल कर आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं,
ये ज़्यादातर समाज के निचले पायदान से, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टार्ट है, उसका जो निचला और मध्यम वर्ग पायदान है, उससे निकल कर आते हैं। ये उसी इलाके से होते हैं जिस इलाके में आंगनवाड़ी स्थापित होती है। एक हिसाब से यह उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय की ये सेवा कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ इनकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के अंतर्गत होती है। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है वह 10वीं पास तक होती है। मेरा यह मानना है कि यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह पोषण के क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो। ये सेवाएं बच्चों को, महिलाओं को और किशोरियों को दिलाने का काम करती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं, इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि इनके हितों को ज़रूर संज्ञान में लेकर हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सके उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि पार्लियामेंट रिपोर्टर की डिक्टेशन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने वो 30 से 50 था तो मैं 30 से 35 बोल दिया। तो चलिए आप इसे अपने स्तर से सही करके देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।